Children, today we'll study class 8th, Social and Political Life 3, Chapter 1, the Indian Constitution Part 3. Part 2 में हमने देखा था कि what are the key features of Constitution. उसमें हमने पढ़ा, हमने क्या देखा था उसमें? फेडरलिज्म देखा था. फेडरलिज्म मीन्स पावर का डिवीजन ऑफ पावर. स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसमें पावर डिवाइड होता है. दैट इज अ फेडरलिज्म. उसके बाद हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे डिसीजंस लेते हैं. ओके, ये हमने देखा था. और थर्ड की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि मैं आपको बताऊं, सेपरेशन मीन्स काम को बांट देना, है ना. सेपरेशन मीन्स अलग अलग कर देना. घर में भी यदि हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबके काम यदि डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है ना. तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या हुआ है कि काम को, एक देश को चलाने के लिए जो काम है उसको क्या किया है? उसने बांट दिया है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेशन ऑफ पावर? मतलब डिवाइडिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. इसका मतलब क्या है? डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ पावर. पावर को डिवाइड कर देना और शेयर कर देना. ये हम क्यों, कैसे और कहाँ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है. दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज क्या है? आप 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. क्लियर? किस में बांटा हमने? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सबसे पहले लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेचर क्या है? यहाँ पर जो फ्रेम करते हैं, किसको? लॉ को, जो कानून बनाते हैं. ओके, आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सन होते हैं यहाँ पे जिनको हम इलेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसको हम इलेक्ट करते हैं. दैट इज MPs हो सकते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, MLA हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये लोग जो हैं ये क्या काम करते हैं? लेजिस्लेचर का काम करते हैं. मीन्स ये कानून, लॉ को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं वहाँ पे. ठीक है. सेकेंड है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल. ये क्या करते हैं? अब कानून तो बन गया, लेकिन इसको लागू कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें इसको, है ना. तो इसको इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, जो कानून बन जाता है उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं. कौन? एग्जीक्यूटिव. तो इसमें आपके PM भी हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, CM हो सकते हैं, IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, IPS ऑफिसर हो सकता है. ये सारे आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं. क्लियर? थर्ड है जुडिशियरी. जुडिशियरी मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री. जैसे जो भी कोर्ट है हमारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशियरी में आते हैं, है ना. यहाँ कुछ काम गलत होगा तो हम सीधे जाके कहाँ बोल सकते हैं? कोर्ट में हम जाके बोल सकते हैं. In order to prevent misuse of the power of any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. ये क्यों पावर बांटे गए? ताकि किसी एक के पास पूरा पावर रहेगा तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, ताकि कोई अपने पर्टिकुलर पावर का मिसयूज ना करे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? पावर को बांट दिया है. क्लियर? Though this each organ acts as check on the other organ government of the government, and this ensure the balance of power between the all three. ये तीनों एक दूसरे के काम को चेक करते हैं और इस तरीके से क्या है कि और इंश्योर करते हैं कि पूरा बैलेंस जो है वो पावर का बना रहे, बिटवीन और तीनों में बैलेंस पावर का बना रहे. क्लियर? पावर इज शेयर्ड अमंग दिस 3 ऑर्गन्स. ये 3 ऑर्गन्स के बीच में जो पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है. क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस डेवलप्स अ चेक्स एंड बैलेंस. मैंने वही बताया, जब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक
आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं और इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। क्लियर। एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखिए जैसे स्टेट बोलता है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ क्या मतलब होता है स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट यहाँ पर मेंशन करता है एज अ कंट्री, देश को बोल रहा है। ओके, एक स्टेट मीन्स यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसा नहीं स्टेट है ये है स्टेट को एक ऐसा कंट्री बोल रहा है। ठीक है, इंडिया, इंडिया स्टेट। तो ये हम स्टेट किसके लिए बोल रहे हैं, इंडिया के लिए, एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए हम यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है। और जैसे इंडिया एज अ सवर्न स्टेट, मतलब सवर्जिन स्टेट है। और फ्री टू, ये जो है एक अपना एक इंडिविजुअल है और इसको फ्री टू अपना टेक इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिसीजन है वो ये ले सकते हैं, है ना। इंडिया एज अ स्टेट उसको मेंशन कर रहा है। क्लियर। और गवर्नमेंट मीन्स ये नॉन परमानेंट होते हैं, और जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है, आज बीजेपी का है तो कल कांग्रेस का हो जाता है, तो दे आर नॉन परमानेंट। ओके, ये बताया गया है स्टेट और गवर्नमेंट को क्या मेंशन करा है, आप समझ गए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फीचर की फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे बेसिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मीन्स बेसिक अधिकार, जो हमारे जो जरूरी राइट्स है, हमारे अधिकार है, वो उसको कहते हैं हम बेसिक राइट्स। ठीक है, जो हर व्यक्ति की जरूरत है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कॉर्नेलियन रूल। जब हमारे, मैंने बताया था पहले भी कि जो हम लोग क्या थे, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस समय जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, जो लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कितना कुछ हमें सहना पड़ा था, है ना। उनके गुलामी के दौर पे हमने कितना कुछ सहा था, अंग्रेज हम पर कितना अत्याचार करते थे। तो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से तो उन्होंने क्या किया, देखो, द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कॉन्साइंस मीन्स आप बोल सकते हैं बुद्धि। ओके, अंदर की आवाज, है ना, बुद्धि, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है फंडामेंटल राइट। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड सर्टेन सस्पिशन of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that the set of written rights would guard against the misuse of the state power of in independent India। मैंने वही बताया, उनके साथ मतलब वो जो कुछ कहते थे तो वो मानते नहीं थे, और कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने बहुत अत्याचार किए, तो इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस से उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ राइट्स होने चाहिए, जो भी रिटर्न होना चाहिए, राइट्स रिटर्न होने चाहिए, ताकि वो मिसयूज द स्टेट्स ऑफ, ताकि कुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, रिटर्न होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द arbitrary power by the state, the constitution thus guarantees the rights of the individual against the state as well as against the other individual। सबसे पहले देखो, अब जो फंडामेंटल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी मीन्स एन एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। ये आर्बिट मीन्स अत्याचार, किसी के भी अत्याचार से ये हमको बताता है। एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट यहाँ मेंशन कर रहा है, मैंने बोला है कंट्री को। द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, किसी के भी अत्याचार से हमको सुरक्षित करता है वो। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये गारंटी है, ये राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है ये, अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल। एक एक लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, कंट्री के हर एक लोगों को अधिकार है, कोई कंट्री उसको आके नहीं कर सकता, कोई स्टेट उसको आके नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं, ये हर इंसान को यह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। Moreover, the various minority communities also express the need of constitutions to include the right that would protect their groups। जो कुछ मेजोरिटी ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी पे अत्याचार करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशंस में कुल उनके भी राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट
किया गया है अगेंस्ट मेजॉरिटी, ताकि मेजॉरिटी वाले उनको कोई भी अत्याचार उन पे ना कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट्स टू, उनके मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताते हैं कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोस राइट्स। मैंने बताया हर इंसान, हर नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है। और दूसरा कि बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट पावर टू मेक लॉज। और ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। In addition to the fundamental rights, the Constitution has also the section called Directive Principles of State Policy है वहाँ पे। This sections was designed by the members of Constitution Assembly to ensure greater social and economic reforms, ताकि और economic reforms हो, and to serve as a guide to the independent India states to institute law एंड पॉलिसीज दैट हैड रिड्यूस। यहाँ में सब लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में कि किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या राइट्स हैं, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स में देखिए क्या क्या है हमारे। सबसे पहले है हमारा राइट्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार, सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, है ना। मीन्स दैट चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे रिच मैन हो, चाहे पुअर फैमिली हो, सबको कानून की नज़रों में ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन बेसिस। किसी को भी हम भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी कास्ट को, किसी भी सेक्स को मानता हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। ये है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक, और सभी लोग सभी पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं। प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप्स है, मार्केट है ना। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो स्टेट, यहाँ स्टेट मेंशन कर रहा है, मैंने बताया कंट्री को मेंशन कर रहा है कि कोई भी किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकता है कि वो औरत है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो ऊंचे धर्म का है तो उसको नौकरी देंगे, है ना। दलित वर्ग का है तो उसको नौकरी नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। बट देयर आर एक्सेप्शंस इज टू दिस दैट यू रीड अबाउट later in this book. The practice is untouchability has been abolished, और जो छुआछूत था, अनटचेबिलिटी था, उसको भी अबोलिश किया गया। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब दिन भर घूमते रहो, वैसा फ्रीडम नहीं। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म द एसोसिएशंस। आपको बोलने का अधिकार है, अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कुछ एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं आप। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ, किसी भी कंट्री में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी, और आपको ये राइट है कि आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मतलब क्या है, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसके बारे में उसके अगेंस्ट में आपका जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स आप बोल सकते हैं जो इंसानों की खरीद बिक्री होती है ना, इंसानों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको रोका है ना। और फोर्स लेबर्स, जबरदस्ती लेबर करना, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ द एज, है ना, ये एक्सप्लोटेशन माना जाता है। तो ये सबको रोका गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं ना। हमारा देश भी वैसे क्या है, सेकुलरिज्म देश है, सेकुलर कंट्री है, तो हम किसी भी देश धर्म को अपना सकते हैं या धर्म को मान सकते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। Cultural and educational rights. The Constitution states that all the minorities, religious or linguistic, can set up their own educational, कोई भी जो minorities हैं, religions है, linguistic है, वो अपने एक educational institute को फॉर्म कर सकते हैं in order to preserve and develop their own culture, अपने culture को preserve या उसको बचाने के लिए, ठीक है। Right to the constitutional remedies. This allows citizens to move द कोर्ट इफ दे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यदि आपको लगता है
इसमें से जितने भी राइट हमको मिले हैं वो उसको हमको नहीं मिल रहा है ना, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम जाके सीधे कहाँ जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, और लास्ट में हमारा आता है आपका एक और की फीचर है, और वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म को अपनाना। नॉट सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। ओके, नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर, किसी भी रिलीजियस मैटर से ये कनेक्ट नहीं होता है। सेकुलर स्टेट है ना, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। किसी भी धर्म को ऐसा नहीं है कि किसी भी एक धर्म को मानना, ठीक है। ये इसका सेकुलरिज्म मतलब होता है नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर। यहाँ पे नो रिलीजियस इज गिवन, कोई किसी एक धर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, नो रिलीजियस इज, और कोई दूसरे रिलीजियस को इग्नोर भी नहीं किया जाता है, ठीक है। अ स्टेट विच डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, और स्टेट मीन्स कंट्री है, जहाँ पर ऐसे सेकुलर कंट्री कौन हो सकता है, सेकुलर स्टेट कौन सा है, अ स्टेट विच डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियस एज अ स्टेट रिलीजन, इसको कहते हैं हम सेकुलर स्टेट। जो किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, एक धर्म को नहीं मानता, उसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का आपका ये पूरा एक चैप्टर है, इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। आप इसको बुक को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कीजिएगा। बुक का एक एक लाइन, एक एक पेज मैंने सब समझाया आपको अच्छे से। आप इसको पूरे अच्छे से रीड आउट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल के की फीचर्स क्या हैं, प्रोविजंस क्या है, क्यों बनाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जो एक्सपीरियंस किया गया, किस तरीके से हमको तकलीफ हुई थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थे। तो वो सबको देखते हुए भी हमारे फंडामेंटल में फंडामेंटल राइट्स डाले गए, है ना, हमारे अधिकार मिले हमको। और समय के साथ साथ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्लियर? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइम टू टाइम यदि लगता है कि कुछ संशोधन होना चाहिए तो इसमें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जैसे अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, तो कुछ भी संशोधन किया जा सकता है फॉर अ टाइम, जब हम लोग को लगे कि इसमें ये इस कानून को बदलना चाहिए, ये लॉ बदलनी हो जाना चाहिए, तो ये लॉ को चेंज हो जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। जैसे नेपाल में पहले क्या था, मोनार्चरी था, मोनार्चरी के बाद फिर डेमोक्रेसी आई, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो ये था चैप्टर आपका ये पूरा, आप इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से।